नमस्कार दोस्तों, कथा वार्ता में आपका स्वागत है। आज प्रस्तुत है कहानी तपस्या। दोस्तों, कहानी को अंत तक जरूर सुनिएगा और पसंद आने पर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो शुरू करते हैं आज की कहानी तपस्या। पुत्री प्रिया के विदा होते ही सभी मेहमान एक एक करके जाने लगे थे। पुत्री का विवाह होने के बावजूद शोभा ने सभी को यथोचित विदाई दी थी। आखिर यह उसके घर का आखिरी समारोह था, अतः वह इसमें कोई कमी नहीं रखना चाहती थी। अन्य बार की अपेक्षा इस बार सभी के चेहरे पर संतोष की छाया देखकर उसने सुकून की सांस ली थी। जिद करके उसने बुआ सास को जाने से रोक लिया था, वरना प्रिया के जाने के पश्चात आए सूनेपन को सहना उसके और अमर के लिए कठिन हो जाता। वे भी आखिर कब तक रुकती। जाते समय उन्होंने उसे गले से लगाते हुए भावभीने स्वर में कहा था, बेटी तुम धन्य हो, तुमने एक नहीं 2 परिवारों को संभाल लिया। अगर तुम नहीं होती तो रवि और प्रिया का पता नहीं क्या होता। माँ जी, यह तो आपका बड़प्पन है जो ऐसा कह रही हैं। सच तो यह है कि अगर मुझे आप लोगों का सहारा और विश्वास नहीं मिला होता तो शायद यह जिम्मेदारी निभाना मेरे लिए आसान नहीं होता। शोभा ने उनके पैर छूते हुए कहा। शोभा बुआ सास को विदा करके घर के काम निपटाने लगी। लगभग 1 घंटे बाद किसी काम से अंदर आई तो पाया चश्मे को हाथ में पकड़कर आराम कुर्सी में धंसे हुए अमर लगातार छत को देखे जा रहे हैं, इतने बेखबर कि उन्हें उसके आने का भी एहसास ना हो सका। घबराई हुई शोभा माथे पर हाथ रखते हुए पूछ बैठी, क्या बात है? आपकी तबीयत तो ठीक है ना? अब ठीक रहूं या ना रहूं क्या फर्क पड़ता है? सब जिम्मेदारियों से मुक्ति पा चुका हूं, बस अब तो समय ही काटना है। भला ढलते सूरज से किसी को क्या आशा क्या निराशा। आप कैसी बातें कर रहे हो? अभी तो हमें अपने नाती पोतों को अपनी गोद में खिलाना है, उनकी किलकारियों में अपना बचपन ढूंढना है। कहते हुए शोभा ने उनकी उदासी तोड़ने का प्रयास किया। नहीं शोभा, जीने की इच्छा तो उसी समय समाप्त हो गई थी जब रमा ने संसार छोड़ा था, किंतु अभी तक उसके देहावसान के समय दिया वचन निभा रहा था। बच्चों के उत्तरदायित्व से मुक्त हो चुका हूँ, अब तो जीने की इच्छा ही नहीं रही है। शोभा की आंखों में एकाएक आंसू भर आए। उन्हें पलकों पर सहेजते हुए बोली, गैस पर दूध रखा है, अभी आती हूँ। आंचल मुंह में ठूसती हुई शोभा रसोई की ओर भागी। मस्तिष्क के आगे दिल हार गया तथा आंखों से झरझर आंसू बहने लगे थे। क्या 25 वर्षों के उसके त्याग और बलिदान की अमर की नजरों में कोई कीमत नहीं रही? किसी ने सच ही कहा है, दूसरी औरत दूसरी ही होती है। कर्तव्य की तेज धार पर चलते चलते छलनी होती जाती है, फिर भी उसके मन को कोई भी नहीं समझ पाता। उसके हिस्से में सिर्फ कर्तव्य ही आते हैं, अधिकार नहीं। पुरुष जिस अहंकार से अपने पहले प्यार को दूसरी पत्नी के समक्ष प्रस्तुत करता रहता है, बिना यह जाने कि उसकी आत्म स्वीकारोक्ति से कौन कितना आहत हो रहा है। क्या औरत भी उतनी ही बेबाकी से अपने पहले प्यार की स्वीकारोक्ति कर पाती है? कभी भूल से भी उस प्रकरण को दोहरा दे तो कयामत आने में देर नहीं लगती। वह जानती थी कि वह चाहे कितने भी आंसू क्यों न बहा ले, पर अमर पर कोई असर नहीं होगा। अनायास ही मन 25 वर्ष पूर्व के पन्नों को पलटने लगा। आज से 25 वर्ष पूर्व जब वह ब्याह कर इस घर में आई थी तो पहले ही दिन वह 2 बच्चों की मां बन गई थी। अभी वह ढंग से बैठ भी नहीं पाई थी कि बुआ सास मीरा ने 8 वर्षीय रवि और 4 वर्षीय प्रिया को उसे सौंपते हुए कहा था, तुम तो जानती ही हो बेटी कि छोटी उम्र में ही इनके ऊपर से माँ का साया उठ गया है। बेचारे अभी तक इधर उधर ही भटकते रहे हैं। अब तुम्हारे आने से आशा है इन्हें स्थायित्व मिल जाएगा और शायद टूटा घर एक बार फिर बस जाए। घर में वे ही बुजुर्ग थीं। अमर के माता पिता का स्वर्गवास काफी पहले ही हो चुका था। दोनों भाइयों अमर और समर की परवरिश भी बुआ के घर ही हुई थी, अतः सब उनको अत्यंत मान सम्मान देते थे। इस तथ्य से वह भली भांति परिचित थी। उसकी दीदी रागिनी उसके पास ही खड़ी उसे संबल प्रदान कर रही थी, किंतु अन्य सभी की नजरों में तैरती आशंका उसे स्पष्ट नजर आ रही थी। तभी 4 वर्षीय प्रिया कह उठी, दादी अम्मा, आप तो कह रही थीं कि तुम्हारी मम्मी को लेकर आ रहे हैं, किंतु यह तो हमारी मम्मी नहीं है, कोई और है। बेटा, यह तुम्हारी नई मम्मी है, यह भी तुम्हें उतना ही प्यार करेंगी जितने तुम्हारी मम्मी करती थी, मीरा ने उसे समझाते हुए कहा। आप झूठ बोलती हो दादी, यह मेरी मम्मी नहीं हो सकती, नहीं हो सकती। और यह कहते हुए वह रोती हुई कमरे से बाहर चली गई। उसके पीछे पीछे उसका बड़ा भाई रवि भी चला गया।
शायद उसे समझाने के लिए। रवि को परिस्थितियों ने समय से पूर्व ही समझदार बना दिया था, किंतु माँ के प्यार के अभाव में प्रिया चिड़चिड़ी हो गई थी। रमा की मृत्यु के पश्चात असुरक्षा की भावना ने इसे चिड़चिड़ा बना दिया है। बच्ची है, तुम्हारा प्यार पाकर ठीक हो जाएगी, मीरा बुआ ने उसे समझाते हुए कहा था। एकाएक शोभा को अपने 7 वर्षीय पुत्र राहुल का ध्यान आ गया था। पता नहीं वह कैसा होगा। पहली बार उसे अकेले छोड़ा है नाना नानी के पास। उसे न पाकर वह मासूम न जाने कैसा महसूस कर रहा होगा, न जाने क्या सोच और समझ रहा होगा। विवाह से पूर्व ही वह राहुल के बारे में अमर से विचार विमर्श करना चाहती थी, किंतु उसके माता पिता ने मना कर दिया था। बोले, पूरी जिंदगी पड़ी है तेरे सामने, एक बार फिर जिंदगी में कुछ खुशियां तेरे हाथ में आ रही हैं तो आ जाने दे। यदि अमर को उसे रखने में आपत्ति हुई तो हम तेरे लाडले को दिल के टुकड़े की तरह सहेज कर रखेंगे। भाई राजेश ने भी उनकी बात का समर्थन किया था। विनोद याद आए थे, क्या तेज था उनके चेहरे पर, किंतु होनी को कौन टाल पाया है। विवाह के 1 वर्ष पश्चात ही कैंसर की जानलेवा बीमारी ने एक हृष्ट पुष्ट विनोद को मिट्टी में परिवर्तित कर दिया। न कोई कुछ समझ पाया और न ही कोई कुछ कर पाया। सब मामूली ज्वर ही समझते रहे। जब तक डॉक्टर समझ पाते तब तक बहुत देर हो चुकी थी। सिर्फ 5 दिनों में ही उसकी दुनिया ही बदल गई थी। गर्भ में उनके प्यार का अंश पल रहा था। उसके माता पिता का मानना था कि संतान उसके पुनर्विवाह में बाधक बन जाएगी। अभी उम्र ही कितनी है, विवाह तो करना ही होगा। अतः उन्होंने उसे गर्भपात कराने की सलाह भी दी, किंतु वह अड़ गई। एक माँ होकर वह ऐसा कृत्य कैसे कर सकती है? अपने ही हाथों अपने प्यार की निशानी को भला कैसे नष्ट कर देती? वह पुनर्विवाह के पक्ष में नहीं थी। विनोद के साथ बिताए 1 वर्ष में उसने जीवन की धूप छांव का अनुभव कर लिया था। वह पुनः इस बंधन में बंधने को तैयार नहीं थी। उसका मानना था, यदि वैवाहिक सुख उसके नसीब में होता तो विनोद ही उसे छोड़कर क्यों जाते। विनोद के साथ बिताए पलों की खट्टी मीठी यादों के सहारे शेष जीवन को व्यतीत करना चाहती थी। नन्हे दीप की ज्योति से ही अपने अंधेरे जीवन को संवारना उसका प्रथम और अंतिम लक्ष्य बन गया था। समय के साथ राहुल का जन्म हुआ। सूनी बगिया में बाहर आ गई थी। राहुल के जन्म के साथ ही उसे भविष्य की चिंता भी प्रारंभ हो गई थी। उसने नौकरी के लिए अप्लाई करना प्रारंभ कर दिया। आखिर उसे एक कंपनी से नौकरी का ऑफर मिला, लेकिन राहुल के छोटा होने के कारण वह असमंजस में थी कि वह इस ऑफर को स्वीकार करे या ना करे। उसकी मनःस्थिति को समझकर उसके पिता ने उसे समझाया था, राहुल की देखभाल तुम्हारी माँ कर लेगी। आज की परिस्थिति में तुम्हारे लिए नौकरी अत्यंत आवश्यक है। स्वयं को व्यस्त रखने का एक जरिया भी है और साथ साथ आत्मनिर्भर बनकर न केवल तुम अपना खोया आत्मविश्वास लौटा पाओगी, वरन बाहर की दुनिया में व्यस्त रहकर कुछ क्षणों के लिए जीवन में आई रिक्तता को भूलकर आत्मसंतोष के साथ जीवन व्यतीत कर पाओगी। उसने नौकरी ज्वाइन कर ली थी। समय के साथ उसे अनुभव होने लगा था कि इस दुनिया में एक सुंदर और जवान स्त्री का रहना उतना आसान नहीं है जितना उसने सोचा था। यदि कहीं वह अकेले जाती तो उसे लगता झट अड़ोस पड़ोस की खिड़कियां खुल जाती और पर्दों के पीछे छुपी अनगिनत निगाहें उसका पीछा करती रहती। कभी विनोद का कोई सहयोगी परिवार सहित भी उससे मिलने आता तो व्यंग्यात्मक लहजे में कई बातें उसका दिल छलनी कर जाती। यह वही औरतें थीं जो कहने को तो अत्याधुनिक होने का दिखावा करती थीं, किंतु उनकी सोच पुरातन पंथी ही होती है। वह उनके शब्दों में छिपे विष को महसूस कर असहज होने लगी थी। कभी कभी वह सोचती कि औरत ही औरत की दुश्मन क्यों बन जाती है। क्यों एक स्त्री दूसरी स्त्री को ढंग से पहनते ओढ़ते नहीं देख सकती। इस बीच उसके माता पिता ने उसके विवाह की बात चलानी चाहिए, किंतु उसने दृढ़ता से मना कर दिया था। किसी के साथ तन मन के साथ जोड़ना इतना आसान नहीं होता। उसके भारतीय संस्कार ही उसे चुनौती दे रहे थे। क्या अग्नि के समक्ष ली गई प्रतिज्ञा को तोड़ पाना इतना सहज है? क्या किसी की यादों को फूल के समान तोड़ा मरोड़ा जा सकता है? समय को रोक पाना संभव नहीं है। वह तो जीवन में आए आंधी तूफानों से बेखबर निरंतर अपनी निश्चित गति से चलता रहता है। एक दिन वह ऑफिस से आई तो देखा माता पिता दोनों ही उदास बैठे हैं। कारण पूछने पर पता चला कि दीदी की देरानी रमा बुरी तरह जल गई हैं। पता नहीं कैसे कुकिंग गैस लीक होने लगी। रात्रि को बेटी प्रिया के लिए दूध गर्म करने के लिए किचन में गई। लाइटर जलाते ही आग फैल गई, जिसके कारण वह बुरी तरह जल गई है। उसके देवर के हाथ भी आग को बुझाने के प्रयास में जल गए थे।
सूचना प्राप्त कर वह भी बेचैन हो उठी थी। रमा को उसने दीदी के बड़े बेटे अंकुर के जन्म के समय देखा था। 5.5 फीट की गोरी चिट्टी व्यवहार कुशल महिला से वह काफी प्रभावित हुई थी। अभी वह सोच ही रही थी कि फोन की घंटी टनटना उठी। किसी अनहोनी की आशंका से सभी कांप उठे और उनका अंदाजा सही निकला। फोन पर रमा के देहावसान की सूचना थी। होनी को कोई टाल नहीं सकता, किंतु रस्में तो निभानी ही पड़ती हैं। दुखद समाचार सुनकर माता पिता शोक जताने चले गए। सच में इंसान भविष्य के लिए इतनी बड़ी बड़ी योजनाएं बनाता है, छल कपट कर उनको पूर्ण करने की चेष्टा भी करता है, पर किस लिए, जबकि जीवन के अगले पल का भी किसी को पता नहीं है। मन न जाने कैसा कैसा हो आया था। मम्मी पापा लौटे तो उदास थे। कच्ची गृहस्थी थी। 8 वर्षीय पुत्र रवि और 4 वर्षीय पुत्री प्रिया। एक स्त्री अबला होते हुए भी ऐसी स्थिति में घर बाहर दोनों में सामंजस्य स्थापित कर बच्चों की परवरिश उचित रूप से कर लेती है। वहीं सबल कहलाने वाला पुरुष समान परिस्थितियों में एकदम टूट जाता है, क्योंकि बच्चों की तथा घर की देखभाल की जिम्मेदारी आज भी हमारे समाज में स्त्री की ही समझी जाती है। जाने वाली तो चली गई, किंतु अपने पीछे 3 मासूमों को छोड़ गई थी, जो पूर्णतः उसके ऊपर निर्भर थे। समर तो अंतिम क्रिया के कुछ दिनों पश्चात ही बच्चों के साथ चले गए थे, क्योंकि अंकुर एवं स्मिता की बोर्ड की परीक्षाएं प्रारंभ होने वाली थी। फिर भी दीदी अमर एवं बच्चों को इस हालत में छोड़कर नहीं जा पाई। अमर रागिनी दीदी के इकलौते देवर थे, जिन्होंने विवाह के पश्चात कभी यह अनुभव ही नहीं होने दिया था कि ससुराल में वह अकेली है। स्मिता के होने में जब डॉक्टर ने रागिनी को महीना भर के लिए बेड रेस्ट की सलाह दी थी, तब अमर और रमा ने न केवल घर वरन उन्हें अंकुर की जिम्मेदारी भी सहर्ष स्वीकार कर उन्हें चिंता मुक्त कर दिया था। अतः ऐसे समय में उन्हें अकेले छोड़ना दीदी को जिम्मेदारी से मुंह मोड़ना प्रतीत हुआ था। किंतु अंकुर की बोर्ड की परीक्षा के कारण ज्यादा रुकना भी संभव नहीं हो पा रहा था, क्योंकि वह जानती थी समर भी घर संभाल पाने में असमर्थ है। सारी जिम्मेदारी नन्ही स्मिता पर आ गई होगी। अतः एक दिन मौका देखकर उसने अमर से कहा, भैया कुछ दिनों के लिए आप आगरा चलिए। स्थान परिवर्तन के कारण मन थोड़ा शांत हो जाएगा। बच्चे भी अंकुर और स्मिता के साथ रहकर सामान्य हो जाएंगे। भाभी, आप ठीक कह रही हैं, किंतु 15 दिनों बाद ही रवि की भी वार्षिक परीक्षाएं हैं। रमा तो हमें छोड़कर चली ही गई, अब तो मुझे ही इनका ध्यान रखना है। परीक्षाओं के पश्चात अवश्य आने का प्रयत्न करेंगे। आप जाइए, अब तो मैं ठीक हो चला हूँ, बच्चों की देखभाल कर लूंगा। आप कैसी बात कर रहे हैं भैया? रवि और प्रिया की परीक्षाओं का तो मुझे ध्यान ही नहीं रहा। बच्चों को परीक्षा दिलाकर ही हम सब चलेंगे, रागिनी ने प्रायश्चित युक्त स्वर में कहा था, क्योंकि उसे लगा था कि इस दुख की घड़ी में वह सिर्फ अपने तथा अपने बच्चों के बारे में ही सोच रही है। भाभी, अब तो हमें रमा के बिना रहने की आदत ही डालनी होगी। अंकुर की बोर्ड की परीक्षा है, आप निश्चिंत होकर जाइए। बुआ जी ने आने के लिए लिखा है, अभी अभी पत्र आया है। पत्र उसकी ओर बढ़ाते हुए अमर ने कहा, बुआ जी, उसकी बुआ सास जो अपनी बहू रश्मि की डिलीवरी के कारण नहीं आ पाई थी, 1 हफ्ते पश्चात आने वाली हैं। जानकर रागिनी कुछ दिन और रुक गई। उनके आने के पश्चात ही वह अपने घर गई, किंतु जब जब उसे उन मासूम बच्चों का ख्याल आता, तब मन बेहद उदास हो जाता। बच्चों की परीक्षाएं समाप्त हो गई थीं। अमर और बच्चों के प्रोग्राम के बारे में पूछने के लिए फोन करने ही वाली थी कि बुआ जी का पत्र आ गया। लिखा था, बेटी, अमर बहुत ही अकेला हो गया है, उसकी चुप्पी सहन नहीं होती। उसके व्यवहार के कारण बच्चे भी डरे डरे से रहते हैं। परीक्षा के बाद दोनों को मैं अपने साथ ले जा रही हूँ, लेकिन ऐसा कब तक चलेगा? यदि तुम्हारी नज़र में कोई लड़की हो तो बताओ। मैं जानती हूँ कि अमर पुनर्विवाह के लिए शीघ्र तैयार नहीं होगा, लेकिन उसे समझाने की जिम्मेदारी मेरी है। टूटा घर एक बार फिर बस जाए तो चैन से जी सकूं। यद्यपि बुआ जी ने स्पष्ट तो कुछ भी नहीं कहा, किंतु अप्रत्यक्ष रूप से उनका इशारा शोभा की ओर ही था। रागिनी को भी कुछ दिनों से ऐसा ही महसूस हो रहा था। यदि अमर और शोभा मान जाएं तो 2 उजड़े हुए घर फिर से बस सकते हैं। बच्चों को माता पिता दोनों का प्यार मिल सकता है, जो बच्चों के मानसिक और शारीरिक विकास के लिए अत्यंत आवश्यक है। बच्चों की परीक्षा के पश्चात वह मायके गई तो शोभा के विवाह की बात उसने अपने मम्मी पापा से कही, तो उन्हें भी लगा कि शायद शोभा मान जाए तो वे भी निश्चिंत हो जाएंगे। लेकिन शोभा को समझा पाना इतना आसान नहीं था। रागिनी उपयुक्त अवसर की तलाश में थी, लेकिन समझ नहीं पा रही थी कि कैसे बात प्रारंभ की जाए।
शोभा को देखकर कुछ कहने का साहस ही नहीं जुटा पा रही थी, वह भी अपने ही देवर के बारे में। कहीं वह कोई अन्य अर्थ ना लगा ले। यहाँ तक कि उसको लेने के लिए समर भी आ गए। समर के साथ अंकुर, स्मिता और राहुल का रोज घूमने जाना तथा अपनी मनपसंद चीजें खरीदना मासूम राहुल के लिए अनहोनी बात थी। राहुल को देखकर कभी कभी लगता कि उसका बचपन कहीं खो गया है। यहाँ तक कि शोभा भी अपने जीजाजी के साथ पिछले कुछ वर्षों से उतनी सहजता से बातें नहीं कर पाती थी। समर के आने के पश्चात वह इस बार और भी उदास और खोई खोई लग रही थी। समर और रागिनी के जाने के दिन पास आने लगे थे। शोभा की इसी मनह स्थिति का फायदा उठाकर एक दिन रागिनी ने कहा, शोभा, जिंदगी को सहजता से ले। माना तू विनोद को बहुत चाहती थी तथा उसकी यादें अभी भी तेरे दिल में बसी हैं, लेकिन उन यादों के सहारे तो जीवन काटा नहीं जा सकता। यह सत्य है कि तू अभी जवान है, सुंदर है, आत्मनिर्भर है, अकेले रह भी सकती है, किंतु तब क्या होगा जब तुम आईने के सामने आने से डरने लगोगी। माँ पिताजी कब तक तुम्हारा साथ देंगे। माना आज राजेश तुम्हारे दुख से दुखी तथा तुम्हारे सुख से सुखी होता है, लेकिन क्या भरोसा कल वह अपने दायित्वों के बोझ से दबकर मुख नहीं मोड़ लेगा। राहुल की ओर देख, छोटी सी उम्र में वह कैसा हो गया है, सहमा सहमा सा, चुपचाप, अपने अंतः कवच में कैद। पुनर्विवाह करने से न केवल राहुल को पिता का प्यार मिलेगा, वरन 2 मातृहीन बच्चों का जीवन भी संवर जाएगा। फिर यह रिश्ता तो मेरा जाना पहचाना है। तू अमर के साथ सुखी रहेगी, यह मेरा विश्वास है। आंचल में आए फूलों को मुरझाने मत दे मेरी बहना। वैसे कोई जल्दी नहीं है, सोच समझकर उत्तर देना। रागिनी की बात सुनकर शोभा को भी लगने लगा था, जीवन एक समझौता ही तो है। आज भी वह असंख्य व्यंग्य बाणों से घायल हृदय के साथ जीवन के साथ समझौता ही तो कर रही है। एक समझौता अमर के साथ भी करके देख ले। पहली स्थिति में वह स्वयं के लिए ही जी रही है, जबकि दूसरी स्थिति में वह अन्य 3 प्राणियों के लिए भी शायद उपयोगी बन पाए। राहुल को भी शायद पिता का तथा भाई बहन का प्यार मिल जाए। यह सच है कि वह विनोद की यादों को, उसके साथ बिताए पलों को कभी भूल नहीं पाएगी, पर मन मंदिर में अपने इष्ट देव की मूर्ति की स्थापना करके कर्तव्य पथ पर अग्रसर तो हो ही सकती है। उसकी स्वीकृति प्राप्त होते ही एक सीधे साधे समारोह में उसका अमर से विवाह हो गया। उसने घर में प्रवेश किया था एक लजीली शर्मीली दुल्हन की तरह नहीं, वरन कर्तव्य की तेज धार पर स्वयं को बलिदान करने के लिए। वैसे तो अमर भी इस विवाह के लिए तैयार नहीं थे, किंतु लोगों के समझाने पर उन्हें भी लगने लगा था कि पुनर्विवाह करना ही बच्चों की उचित परवरिश के लिए श्रेयस्कर होगा। बच्चों को इधर उधर भटकते देखकर वह भी व्यथित हो चले थे। अमर के कहने पर वह राहुल को भी ले आई थी। रवि और प्रिया से उसने राहुल को अपने पास सुलाने के लिए कहा तो दोनों ने ही यह कहकर मना कर दिया कि उनके कमरे में जगह नहीं है। अपने पास सुलाना चाहा तो अमर अप्रसन्न लगे। यद्यपि उन्होंने कुछ कहा नहीं था, पर पुरुष बिना कुछ कहे ही अपने हाव भावों से बहुत कुछ कह देता है। नारी पुरुष के इस व्यवहार को समझने में पूर्णतया सक्षम होती है। शायद नारी की यही सक्षमता कई बार घर में किसी अनहोनी को जन्म लेने से पहले ही रोक लेती है। यही उसके साथ हुआ। अंत में उसने राहुल के सोने की व्यवस्था ड्राइंग रूम के दीवान पर कर दी। एक दिन वह रात्रि में पानी पीने के लिए उठी तो देखा राहुल दीवान के एक कोने में बैठा डर के कारण कांप रहा है। अपने दिल के टुकड़े की यह दशा देखकर उसका मन रोने को हो आया। उसे दिलासा देते हुए पूरी रात्रि उसके सिरहाने बैठे बैठे काट दी। सुबह होने से पहले ही अपने कमरे में चली गई। प्यार, वह भी चोरी चोरी। राहुल भी नए घर में डरा डरा सहमा सहमा रहता था। रवि और प्रिया उससे बातें नहीं करते थे। अमर कभी करते भी थे तो सहज नहीं हो पाते थे। उसने अपना संपूर्ण प्यार प्रिया और रवि पर न्यौछावर करने का प्रयास तो किया, किंतु फिर भी वे उससे कटे कटे ही रहते। रवि समझदार था, वह उसकी प्रत्येक बात मान लेता था, बिना नानुकुर किए खाना भी खा लेता था, किंतु प्रिया हर बात में मीन मेख निकालती। एक दिन तो हद ही हो गई। वह और अमर बेडरूम में बैठे किसी समस्या पर विचार विमर्श कर रहे थे कि अचानक प्रिया आकर बोली, आप उठिए पलंग से, यह मेरी माँ का है, इस पर आप नहीं बैठ सकती। इस पर केवल मेरी माँ ही बैठ सकती है, दूसरा कोई नहीं। प्रिया का आक्रोश देखकर वह खड़ी हो गई। अमर भी नहीं समझ पाए कि ऐसी स्थिति कैसे उत्पन्न हो गई। बड़ा संभल कर धीरे से बोले, बेटा, यह भी तो तुम्हारी मम्मी जैसी हैं, तुम्हें प्यार करती हैं, तुम्हारी देखभाल करती हैं। मम्मी जैसी हैं, मम्मी तो नहीं। और प्यार तो ये अपने बेटे राहुल से करती हैं, हमें नहीं।
तिरस्कार से उसने उसे देखते हुए कहा था। शोभा के आंसू थमने का नाम ही नहीं ले रहे थे। न जाने कहां से उसके मन में आ गया था कि राहुल उसका बेटा है और वे दोनों सौतेले। शायद समाज के उड़ते विषदंतों का जहर फैलने लगा था। परिस्थितियों से समझौता करने के प्रयास में दिल छलनी होने लगा था, किंतु चाहते हुए भी वह कुछ भी नहीं कर पा रही थी। धीरे धीरे उसे एहसास होने लगा कि उसके लगातार प्रयास करने के बावजूद अन्य सभी की उपेक्षा के कारण राहुल हीन भावना से ग्रसित होने लगा है, जो उसके स्वस्थ विकास में रुकावट बन सकता है। इसका असर उसके रिजल्ट पर भी पड़ने लगा। पिछले 1 वर्ष से उसके हर विषय में बहुत कम नंबर आ रहे हैं। आखिर दिल पर पत्थर रखकर उसने राहुल को हॉस्टल में रखने का प्रस्ताव अमर के सम्मुख रखा। उसकी बात सुनकर वह बौखला ही गए, किंतु घर की विकट होती जा रही परिस्थितियों में इसके अतिरिक्त कोई अन्य उपाय भी नजर नहीं आ रहा था। उसके अति आग्रह करने पर अमर ने राहुल को बोर्डिंग स्कूल में डालने की आज्ञा दे दी। राहुल अपने कलेजे के टुकड़े को अलग करते हुए दिल में अनेक नागफनी चुभे थे। स्वयं से नफरत होने लगी थी। स्वयं के सुख के लिए उसने दूसरा विवाह तो कर लिया, पर दूसरे के बच्चों के साथ न्याय करने के चक्कर में वह अपने बच्चे पर ही अन्याय करने जा रही है। पर वह करे भी तो करे क्या? जब ओखली में सिर डाल ही लिया है तो मूसल तो सहने ही पड़ेंगे, चाहे उस मार से शरीर और दिल लहूलुहान हो जाए। पर उफ करने पर यह बेरहम दुनिया उसकी वफादारी पर संदेह ही करेगी। राहुल भी बिछड़ते हुए बहुत रोया था। उसे रोते देखकर उसका दिल भी रो रहा था, पर शरीर पत्थर बना उसे समझाने में नाकाम सिद्ध हो रहा था। उस समय 10 वर्षीय राहुल से बस इतना ही कह पाई, मुझे क्षमा करना बेटे, पर मैं जो कर रही हूँ तेरे भविष्य के लिए शायद यही उचित है। वार्डन के हाथों उसे रोता हुआ छोड़कर वह लौट आई थी। उसके फैसले पर उसके परिवार में भी विरोध हुआ था। उसके माता पिता ने राहुल को अपने साथ रखना चाहा, किंतु उसने स्पष्ट शब्दों में कह दिया कि उसने उनका कहना मानकर दूसरा विवाह तो कर लिया, किंतु अब उसे अपनी समस्याओं को स्वयं ही सुलझाने दे। जिंदगी के साथ किए समझौते को निभाने की नाकाम कोशिश कर रही थी, पर विषम से विषम हालात में भी वह नौकरी नहीं छोड़ना चाहती थी। कभी किसी पल यदि अमर ने राहुल के ऊपर हो रहे खर्चे को लेकर कुछ कह दिया तो शायद वह सहन नहीं कर पाएगी। अपनी इस मनः स्थिति से उसने अमर को भी अवगत करा दिया था। अमर ने भी उसकी इच्छा का आदर किया था, किंतु उसकी नौकरी की वजह से किसी को कोई कष्ट ना हो इसका वह विशेष ध्यान रखती थी। बच्चों की हारी बीमारी में सदा उसी ने छुट्टी लेकर उनकी सेवा की। कभी भी अमर को शिकायत का अवसर नहीं दिया। धीरे धीरे राहुल भी उसकी स्थिति को समझने लगा था। अतः धीरे धीरे उसने हॉस्टल के नियमों के अनुसार स्वयं को ढालना प्रारंभ कर दिया था। शोभा को जब भी मौका मिलता उससे जाकर मिलकर आती। उसे संतोष सिर्फ इतना था कि अब वह अच्छे अंकों से उत्तीर्ण होने लगा था। राहुल को हॉस्टल भेजने के कारण प्रिया की उसके प्रति कड़वाहट कुछ कम होने लगी थी। धीरे धीरे रवि और प्रिया भी उसके महत्व को समझने लगे और आदर देने लगे। यद्यपि उन्होंने कभी उसे माँ कहकर नहीं बुलाया, रवि मौसी कहता था। प्रिया ने भी उसी का अनुसरण किया। यही कारण था कि अब जब छुट्टियों में राहुल घर आता तब सब उसे सहज भाव से स्वीकारने लगे थे। साथ साथ खाते सोते, यहाँ तक कि खेलते हुए अपने खिलौने भी उसके साथ शेयर करने लगे थे। समय के साथ साथ रवि इंजीनियर बनकर एक प्राइवेट कंपनी में लग गया था, वहीं राहुल पुलिस ऑफिसर के पद पर कार्यरत हो गया। प्रिया भी महाविद्यालय में अध्यापिका बन गई थी। अब सगे संबंधी अड़ोसी पड़ोसी भी उसके त्याग और बलिदान की सराहना करते करते नहीं थकते थे, जिसके साहस और सहनशीलता ने एक टूटे परिवार को प्यार और स्नेह के बंधन में बांध दिया था। रवि और राहुल के विवाह की जिम्मेदारी पूरी कर वह फूली नहीं समाती थी। उसे अपनी तपस्या का फल मिल गया प्रतीत होता था जब वह रवि और राहुल दोनों को अपने अपने परिवारों के साथ सुख शांति के साथ जीवन व्यतीत करते देखती। आज प्रिया के विवाह के भार से मुक्त होकर वह स्वयं को गौरवान्वित अनुभव कर रही थी, किंतु अमर के कई वाक्य ने उसके त्याग और बलिदान को नकार कर उसे कटघरे में खड़ा कर दिया था। वह आज एक बार फिर इतने बड़े घर में पति के रहते हुए भी अकेली महसूस कर रही थी। यह कैसी विडंबना है। किसी के लिए अपने व्यक्तित्व को मिटाकर नारी अपना कर्तव्य निभाती जाती है, पर सराहना के 2 शब्द मिलने के बजाय उसे तिरस्कार ही मिलता रहा। क्या पुरुष ही प्यार करना जानता है, स्त्री नहीं? यदि अमर ने अपनी पत्नी खोई तो क्या उसने अपना पहला प्यार नहीं खोया था? वह चाहती तो विवाह करके रवि और प्रिया के व्यक्तित्व को नकार कर सिर्फ राहुल के लिए जी सकती थी,
क्या कर लेते वह, पर जब उसने ऐसा नहीं किया तो अमर ऐसा क्यों नहीं कर पा रहे हैं। उनकी इस विरक्ति स्वीकारोक्ति ने और किसी को नहीं, उनकी जीवन संगनी का दिल तोड़ा है। क्या वह कभी समझ पाएंगे? पुरुष शायद पाना ही जानता है, देना नहीं। अपना सब कुछ न्यौछावर करने के पश्चात अमर की इस मानसिकता ने उसके स्व को आघात पहुंचाया था, पर हमेशा की तरह इस बार भी उसने चुप रहना ही उचित समझा। अमर अवकाश प्राप्त जीवन व्यतीत कर रहे थे। धीरे धीरे दिन गुजर रहे थे। प्रिया के विवाह को 15 दिन बीत गए थे, किंतु अभी तक उसका कोई समाचार नहीं मिला था। पता नहीं क्यों उसे उसकी बेहद याद आ रही थी। भले ही वह उसकी कोख से नहीं जन्मी थी, उसने लेकिन पाला तो था। प्यार का यह संबंध स्वाभाविक ही था, चाहे समाज इसे मान्यता दे या ना दे। मन नहीं माना तो उसने उसके ससुराल उसका हालचाल लेने के लिए फोन किया। पता चला कि वे लोग घूमने गए हैं। यद्यपि वह जानती थी कि विवाह के फौरन बाद ही उन दोनों को हनीमून के लिए सिंगापुर जाना था। वैसे भी लड़के लड़कियां विवाह के प्रारंभिक दिनों में एक दूसरे में ही इतना खोए रहते हैं कि दुनिया जहान की उन्हें चिंता ही नहीं रहती। इस तथ्य से वह भली भांति परिचित थी। फिर व्यर्थ की चिंता क्यों, सोचकर मन को बहलाया। सर्द जाड़े का दिन था। अमर धूप का आनंद ले रहे थे। शोभा किचन में दोपहर के खाने की तैयारी में व्यस्त थी कि अमर की आवाज आई। कहाँ हो शोभा? प्रिया का फोन है, तुमसे बातें करना चाहती है। तत्परता से उसने फोन का रिसीवर हाथ में पकड़ा। कानों से आवाज टकराई, मम्मी आई मिस यू। मेरे मुंह से मम्मी सुनकर आप चौंकी होंगी, किंतु आज आपसे दूर रहकर ही महसूस कर पा रही हूँ कि मैं आपको कितना चाहती हूँ। मैंने आपके साथ सदा बुरा बर्ताव किया, लेकिन आपने सदैव मुझे अपने आंचल की छत्र छाया प्रदान की। मुझे क्षमा करना माँ। इस बार हम राहुल एवं रवि भैया और भाभीियों के साथ मिलकर होली का त्योहार मनाएंगे। विशाल भी आएंगे। आंखों से एक बार फिर आंसू बहने लगे थे, लेकिन आंसुओं में भी अंतर होता है। आज समझ पाई। स्वयं को संभाल कर बोली, बेटा क्षमा कैसी? तुम मेरी बेटी हो, बेटी रहोगी। बच्चे माँ से तथा माँ अपने बच्चों से बहुत दिनों तक दूर नहीं रह सकती। हमें भी तुम्हारी बहुत याद आ रही है। होली को तो अभी महीना भर है। समय निकालकर एक बार विशाल जी के साथ आ जाए तो हमें भी संतोष मिलेगा। ठीक है माँ, कोशिश करूंगी। अच्छा, फोन रखती हूँ, लगता है विशाल आ गए हैं। फोन रखकर निगाह घुमाई तो पाया अमर लगातार उसकी ही ओर देखे जा रहे हैं। उनकी आंखों में जैसी तृप्ति, आत्मसंतोष दिखाई दे रहा था, वैसा उसने पहले कभी नहीं देखा था। एकाएक उसे लगा मानो संसार की सारी खुशियां अचानक उसके दामन में समा गई हैं। उसकी वर्षों की तपस्या पूरी हो गई है। अभी आप सुन रहे थे कहानी तपस्या।